Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपके सामने हमारा ये साप्ताहिक शो हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ लेकर हाजिर हैं। चलिए डीके शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आ रहा है सूरज का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि आम चुनाव के बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। हम सब ने वो नमस्ते न करने वाली आदित्यनाथ की वीडियो भी देखी थी। क्या योगी को हटाने का प्लान अभी के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? देखिए, हटाने का प्लान उस समय था या नहीं, चर्चाएं थी, स्पेकुलेशन होते रहते हैं राजनीतिक गलियारों में ऐसी चीजें, खास करके तब जबकि बीजेपी को एक सेटबैक मिला यूपी में जी। लेकिन उससे भी हमने चर्चा की थी कि केवल योगी को अब क्यों पार्टी कर सकती है, बिकॉज योगी आदित्यनाथ ने जो कैंडिडेट्स दिए, जो प्रपोज कर रहे थे, उनको तो आपने माना नहीं, आपने अपने कैंडिडेट दिया हाईकमान ने, तो फिर योगी को क्या ब्लेम करेंगे। प्लस इलेक्शन मैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ के हाथ में तो था नहीं, वो पार्टी ने अपनी तरफ से किया। लेकिन चलिए, चूंकि उनका एक स्ट्रेचर बढ़ा, एक देखते हैं लोग उनका फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, तो पार्टी के अंदर में उनके राइवल्स के बीच में ऐसी बातें होती रहती हैं। खैर, जो भी उन चर्चाओं को छोड़े, अभी जो है देखिए, योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी चेंज करेगा उस इलेक्शन रिजल्ट के बाद, क्योंकि वहाँ जो एमएलएज थे, एमपीज हों या पार्टी वर्कर्स हों, उनको एक कंप्लेन था कि बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं होता, चलता नहीं। जी। आपने देखा होगा कि रिजल्ट के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे लगातार मिलने लगे एमएलए से, और इवन इलेक्शन में भी, जो अभी बाई इलेक्शन होने वाला है 10 सीट पे, अभी तो 9 ही सीट पे होगा, बिकॉज एक पे इलेक्शन कमीशन ने किया नहीं रिजल्ट, मतलब डेट अनाउंस नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सारी सीट पे पार्टी के बिना इंतजार किए हुए सब पे मिनिस्टर्स उन्होंने डिप्यूट कर दिया, ये सीट आप देखोगे, ये सीट आप देखोगे, ये सीट आप देखोगे। खुद ही वो अयोध्या में उस समय मिल्कीपुर में लग रहा था चुनाव होगा, उपचुनाव, तो वहाँ भी बार बार अयोध्या जाने लगे, तो खुद ही कमांड अपने हाथ में ले ली पूरे बाईपोल्स के। तो वो सारे चेंजेस दिख रहे थे। अभी उनकी बात कर रहे हैं तो उनको हटाने का कोई सवाल ही नहीं होता। अभी आपने देखा कि मथुरा में पिछले सप्ताह ही जब आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत थे, वहाँ बहुत बड़ा आरएसएस का एक प्रोग्राम चल रहा था, तो यहाँ योगी आदित्यनाथ मिलने गए। वो गए थे करीब 45 मिनट के लिए वहाँ पे, लेकिन करीब 2 घंटे रहे वहाँ पे और काफ़ी चर्चाएं हुई मोहन भागवत से। ऐसा वैसे होता नहीं, कभी कभी जब जाते हैं तो आते हैं सीएम साहब से मिलने के लिए, लेकिन इतना आप नहीं देखते चर्चा। तो वो भी आपको शो करता है कि अब देखिए, योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात, तो ये जो स्पेकुलेशन है पार्ट, सबसे पहले तो बीजेपी के पास कोई ऑप्शन है नहीं। अभी आप देखें देश में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के पास कोई एक नेता नहीं है दूसरा। अगर दूसरा कोई नेता है, वो केवल आदित्यनाथ है, जिसका कि अपने स्टेट के बाहर जाके वो वोट ला सकता हो आपको। किसी भी पार्टी को, एमपीज को, एमएलएज को या पार्टी लीडर्स को क्या चाहिए होता है? उनको एक ऐसा नेता चाहिए होता है जो कि केवल अपने स्टेट में तो डिलीवर करे, बाकी स्टेट में जाके वो आपको वोट लाए। तो कौन है अभी नरेंद्र मोदी के अलावा जो कि कर्नाटक में कैंपेन कर दे तो एक्स्ट्रा वोट ला सकते हैं वो, या केरला में कर दें या हरियाणा में कर दें? ऐसा कोई बीजेपी में दूसरा नेता योगी आदित्यनाथ के अलावा नहीं है जी। तो बीजेपी प्रैक्टिकल पार्टी समझती है ये इंटरनल जो राइवलरी चल रही हो, लेकिन ओवरऑल सबको असेसमेंट है ज़्यादातर लीडरशिप का कि योगी आदित्यनाथ के अलावा उनके पास अभी उस तरह का दूसरा फेस बना नहीं है। बहुत सारे फेस हैं, पॉपुलर फेस अलग अलग स्टेट में आ रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेचर जो कि अगर आप बात करें कि मोदी जी के बाद कौन जी, उस तरह का वोट आप पूरे देश से अलग अलग राज्यों से कौन ला सकता है, तो उस समय आपके पास ऑल्टरनेटिव है नहीं, योगी आदित्यनाथ ही है। वो पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा, अभी जो कह रहे हैं जैसे आरएसएस का, अब हमने देखा कि हरियाणा के बाद आरएसएस का पूरा एक वो रुतबा जो था वापस, अब ये नहीं है कि बीजेपी कहेगी हम बहुत बड़ी पार्टी हो गए हैं, संघ की हमें जरूरत नहीं है। संघ ने हरियाणा में दिखा दिया कि संघ के अलावा के बिना काम नहीं चल सकता। तो एक तरह से संघ पुराना अथॉरिटी जो है संघ के पास है। अब आगे जो भी, अब पहले से भी रहा है बीजेपी का इतिहास कि जब मेजर डिसीजंस होते हैं संघ का हमेशा से ही रोल रहा जी। लेकिन बीच में लोकसभा चुनाव में कुछ दिन पहले से लगने लगा कि बीजेपी लीडरशिप असर्ट कर रही है कि भाई आप आइडियोलॉजिकल पैटर्न हमारे होंगे, लेकिन हम अपना खुद चलाएंगे। लेकिन अब नहीं होगा।
लोकसभा चुनाव में जो हुआ, हरियाणा में जो हुआ, अभी भी देखिए आरएसएस ने पूरा कंट्रोल लिया हुआ है महाराष्ट्र इलेक्शन का, झारखंड इलेक्शन का। वो सारा डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे ग्राउंड पे नैरेटिव क्या होगा, कैंडिडेट्स क्या होगा, सारा फीडबैक दे रहे हैं वो। तो आरएसएस पूरी तरह से कंट्रोल में है अब। और उसमें जब देखें कि योगी आदित्यनाथ की 2 घंटे तक मीटिंग मथुरा में हो रही है और बाहर निकल के आपने फिर देखा होगा दत्तात्रेय होसबले जो है नंबर 2 है मतलब आरएसएस में। जी। अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ का जो है बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन उसको भी एंडोर्स किया बाहर आके कि ये सही है और हिंदू सोसाइटी को कैसे यूनाइटेड रहना चाहिए। बेसिकली योगी के स्लोगन को एंडोर्स करना। जी। तो ये सिग्नल्स आपको देख के जैसे लग रहा है कि अब योगी वापस फिर से पुराना जो उनका अथॉरिटी है, उनका जो एक रुतबा जो था, दबाव था जो पार्टी के अंदर में, वो फिर से मतलब वापस आ गए हैं। बीच में जो भी चर्चाएं चली हो उसको भूल जाए। जी। अभी वो बहुत ही सॉलिड लग रहा है, सॉलिडली प्लेस्ड, और ये भी लग रहा है कि संघ की पूरी बैकिंग अब उनको हो रही है। देखिए, अगला सवाल इनका यूजर नेम डिस्ट्रॉयर 700 है। ये पूछ रहे हैं क्या हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस में सुधार की कोई बात चल रही है? देखिए, हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है, ना कुछ दिख रहा है। आपने देखा होगा अभी थर्सडे को अब मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक जाते हैं और वो कहते हैं कि जो गारंटी जो आप उसी दे रहे हो, बेसिकली बैकग्राउंड क्या था कि कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटीज थी। उसमें एक गारंटी उनका ये भी था कि शक्ति एक इनका गारंटी है कि फ्री बस राइड मिलता है वेमेन को। तो उसमें डिप्टी सीएम थे डीके शिव कुमार, उन्होंने वेंसडे को एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब मल्लिकार्जुन खड़गे गए थर्सडे को तो उन्होंने झाड़ लगाई दोनों को और कहते हैं कि अब पहले बजट की सोचा करो। जो आप जो भी गारंटी देते हो बजट के साथ अलाइन होना चाहिए, आप वैसे ही कोई गारंटी नहीं दे सकते हो। अब बात यह है कि पहली बार तो कर्नाटक में नहीं हुआ, ये गारंटी तो कांग्रेस का सेंट्रल पॉलिसी हो गया है। अब सारे लोग जाके हर एक स्टेट में वही गारंटी अब दे रहे हैं। फ्रीबीज कह लीजिए, गारंटी कह लीजिए, जो भी ये देते रहता है। अब अचानक आप कह रहे हैं कि उस पर बजट के अनुसार होना चाहिए। अब रीथिंक हो रहा है कि फ्रीबीज हम कितना कहें। जो मैंने अपने पॉलिटिकली करेक्ट कॉलम में भी एक कहा था कि जब महाराष्ट्र लीडर्स के साथ मीटिंग हो रही थी, खड़गे और राहुल गांधी सब थे, उसमें वही सुनील कनुगलू इनके जो रणनीतिकार हैं, इन्होंने वहाँ पे कहा कि महाराष्ट्र में जो अब जैसे लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की जो है, माझी लाडली बहन योजना, वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो इनका कहना था कि जितना भी इन्होंने दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसका हम कई गुना उसका हम आगे ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं। तो उसमें कांग्रेस के अंदर ही बात चल रही थी, भाई कितना प्रॉमिस करोगे, कितना दोगे आप और कहाँ तक जाओगे। उसका रिफ्लेक्शन वो मल्लिकार्जुन खड़गे में मिला कि अब वो कहें कि आप जो गारंटी दोगे अलाइंड होनी चाहिए बजट से, लेकिन आप उसके लिए कर्नाटक लीडर्स को ब्लेम कर रहे हो। अरे ये तो सेंट्रल लीडरशिप का डिसीजन था, सारा नैरेटिव वहाँ से ड्राइव हो रहा है। आप ही हर एक स्टेट में जाए बोल रहे, अब आप पीछे हट रहे हो। खैर वो दूसरी बात है। ये जो रिफॉर्म की बात कर, रिफॉर्म से क्या मतलब हुआ इनका, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये करें कि ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म कुछ होंगे क्या। कांग्रेस में अगर मुझसे पूछें तो नहीं। अब इतनी बार कांग्रेस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं इनकी कमियां कि अब मैं भी थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ सेम चीज़ को रिपीट करने में। लेकिन अब देखिए कांग्रेस को क्या चाहिए होता है कि आपकी पार्टी मेन विरोधी पार्टी है, उसका बेटर क्या आपको वो भी देखना पड़ेगा। बीजेपी के साथ क्या काम करता है, बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी जैसा पॉपुलर चेहरा है, राहुल गांधी उनकी है पॉपुलैरिटी एक सेक्शन में, लेकिन क्या आप नरेंद्र मोदी के उतने बड़े चेहरे हैं आपके पूरे देश में, उतनी पॉपुलैरिटी हो नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप केवल नाम पे, आप राहुल गांधी के नाम पे पूरा चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनली जिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अब ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस में आप सालों से हम देख रहे हैं, हमेशा बात होती रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, ग्रास रूट लेवल पे बूथ से लेके डिस्ट्रिक्ट स्टेट पूरा मजबूत करते रहेंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब बीजेपी के पास अमित शाह है, सुबह से रात तक वही ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रेंथन करना है, जहां चुनाव हो रहा हो नहीं हो रहा हो, लगातार कम्युनिकेट करना। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ग्राउंड में बात करेंगे तो परेशान रहते हैं, क्योंकि सेंटर से उनको इतने प्रोग्राम दिए जाते हैं, अब ये करो, इस पे एजिटेशन करो, इस पे जो है सो इसको ये फैलाओ, इस पे ये काम करो। परेशान हो गए हैं, कोई अंत ही नहीं है, इतना काम लगातार करवाती रहती है सेंटर और लगातार मॉनिटर करती रहती है सेंटर। तो बीच में जो भी जैसे भी हो ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन चूंकि अमित शाह लगातार ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, और उन्होंने अपॉइंट किए हुए ऐसे लोग जो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं कितना एक्टिव है पार्टी, वो अलग है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी खुद ऑर्गेनाइज, राहुल गांधी अमित शाह नहीं है, मान लिया।
अब मान के लिए मतलब सच्चाई है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसे रन कर किया सकते हैं, राहुल गांधी अमित शाह के सामने कहीं नहीं है ऑर्गेनाइजेशनली। तो आप क्या करते हो कि आप नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ऐसे लोग चुने जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरा चेंज करके उसको मजबूत बनाए। आप ऐसे लोग आप कहाँ चुन रहे हो? आप जनरल सेक्रेटरीज का लिस्ट देखेंगे कांग्रेस का, तो सालों सालों से कितने इलेक्शन हार गए वो जिस जिस स्टेट के इंचार्ज थे वो वहीं पड़े हैं। अब देखिए मुकुल वासनिक, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मतलब 15 साल 20 साल पीछे जाके वो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो जनरल सेक्रेटरी हैं बने हुए हैं। अच्छा। कहाँ पे हारे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन, कोई मतलब नहीं है मतलब पार्टी को, मतलब बस है मुकुल वासनिक जनरल सेक्रेटरी रहेंगे क्योंकि उनको परिवार लाइक करती है। दीपक बाबरिया कितने इलेक्शन कहाँ कहाँ हारे, कोई नहीं पूछ रहा। अविनाश पांडे, देखिए इनका सबका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, अब चुनाव हारते जा रहे हैं जनरल सेक्रेटरियों के, सब वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे लोग लाएं, डिप्यूट करें, चुन के लाएं जो कि चेंज करवा सकते हैं ग्राउंड पे और जो काम करें। फेल किए जा रहे हैं एक स्टेट के बाहर, एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन कंटिन्यू किए जा रहे हैं, कोई बॉदर नहीं है। तो मुझे लग नहीं रहा कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनली कुछ ज्यादा चेंज होने वाला है, क्योंकि उसके पीछे एक इनका एक माइंडसेट भी मैं देखता हूँ। जनरली जो राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस एक आइडिया है, लोग आइडिया के लिए वोट दें। अब उसी आइडिया का लव वर्सेस हेट वाला नैरेटिव आपने सुना जी, लेकिन वो काफी नहीं है। उसके लिए कुछ कुछ आपको वोट्स मिलेंगे, लेकिन आइडिया आप कैसे कर सकते? अब कांग्रेस एज एन आइडिया भी देखो तो आइडिया क्या है? अभी उसको कहेंगे कांग्रेस इज ए पार्टी ऑफ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, वो समस्याओं की पार्टी है। यहाँ ये नहीं हो रहा, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है, वो गलत है, मतलब सब कुछ गलत हो रहा है। बस कांग्रेस का मतलब है कि सब कुछ गलत हो रहा है, यहाँ भी वहां भी वहां भी। आपको प्रॉब्लम की पार्टी नहीं बनना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन की पार्टी बननी पड़ेगी। आपको क्या निराकरण है उन समस्याओं का, जनता को वो बताना पड़ेगा। आप जनता के पास बार बार जाके ये करो यहाँ ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, सब कुछ खराब है, इसके कारण आप वोट चाह रहे हैं कि सब कुछ खराब है इसलिए मुझे वोट दो। लेकिन उसके लिए आपको जनता को बताना पड़ेगा कि आपका क्या, कैसे आप समस्या को मतलब सॉल्व कैसे करेंगे। आप एक ऑल्टरनेटिव अपना विजन दीजिए ना, तब जनता आपको देखेगी। समस्याओं की पार्टी को जनता वोट नहीं देती, सॉल्यूशंस की पार्टी को जनता वोट देती है। जी बिल्कुल। तो वो आप कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए बैठ के आपको पूरा मंथन करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे गलत जा रहे हैं, किस किस इशूज पे, पब्लिक इशूज पे आपका, आप कहाँ पे हैं। ठीक है, बीजेपी यहाँ पे गलत है, तो आप कहाँ हैं उस इशू पे? पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, बाद में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मतलब फिर से व्यूअर्स का सेम चीज रिपीट करने में। बस इन्हें नटशेल में इतना ही कह सकता हूँ कि अब समस्याओं की पार्टी नहीं, समाधानों की पार्टी बने जी, तब शायद ज्यादा पॉजिटिवली लोग आपको अप्रोच करेंगे। देखिए अगला सवाल, दो सवाल साथ में लूंगी, सेंसस पे ही सवाल है। एक है विश्वनाथ CHVK, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं सेंसस 2026 में शुरू होगी, इससे एक्चुअल स्टेट वाइज पॉपुलेशन के आंकड़े सामने आएंगे। इसका MPs और MLAs की स्टेट वाइज सीटों पर क्या असर पड़ेगा, खासकर उन राज्यों पर जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण या पॉपुलेशन कंट्रोल में सकारात्मक भूमिका निभाई है। दूसरा सवाल अनुराग उपाध्याय का है, वो बोल रहे खबर आई है कि सरकार 2025 में जनगणना और फिर उसके बाद अगले आम चुनाव से पहले परिसीमन या डिलिमिटेशन करा सकती है। मुझे लगता है कि संविधान के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। 84th अमेंडमेंट में लिखा गया है कि परिसीमन 2026 के बाद की गई जनगणना के आधार पर हो सकता है, इसलिए सरकार को नए जनसंख्या डेटा के आधार पर परिसीमन करने के लिए 2026 के बाद जनगणना करानी होगी। इस पर इसको डिक्लटर करे, वो बोल रहे हैं। देखिए लास्ट पॉइंट जहाँ तक मैं वहां से लूंगा, वो जब कह रहे हैं कि 26 तक फ्रोजन है, सही बात है, लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अगर सरकार चाहेगी तो आप फिर से आप अमेंडमेंट लाएं जी, आप उसको 25 कर दीजिए, मतलब वो आप कर सकते हैं। आपके पास नंबर्स हैं, आपके साथ स्टेट्स में इतने आपके गवर्नमेंट्स हैं, मतलब पावर में है, ये हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर सरकार चाहे कि ठीक है हम इसी 25 की जनगणना के आधार पर करेंगे जी, डिलिमिटेशन, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर से लाएं और कर सकते हैं, वो बाधा नहीं होगी, लेकिन सरकार को चाहना पड़ेगा जी। अभी भी। सच ये है कि आपने खबरें पढ़ी होगी, क्योंकि अब होम मिनिस्ट्री से सोर्सेज हैं, वो कहते रहते हैं कि 25 से होगा, लेकिन ऑथोरिटेटिवली सरकार की तरफ से अब तक क्लियर नहीं आया है कि किस ईयर में किस डेट से हम क्या शुरू करेंगे। जी, सारे सोर्स बेस्ड आप जिससे मिलेंगे पार्टी में, गवर्नमेंट में, हाँ कर देंगे 25 से, उसके बाद डिलिमिटेशन कर लेंगे, लेकिन ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कोई भी आपको बड़ा कोई भी फंक्शनरी सरकार का नहीं कह रहा है कि हम 25 से करेंगे और फिर उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे, मतलब कोई टाइम फ्रेम कोई ऑफिशियली अब तक नहीं कह रहे हैं। जी। दूसरी बात, डिलिमिटेशन का क्या असर पड़ेगा? देखिए अगर हुआ 25 में सेंसस तो शायद कर लेंगे,
मेन प्रॉब्लम होगा डिलिमिटेशन का। तो देखिए जैसे कि सदर्न स्टेट्स में ऑलरेडी उसका पॉपुलेशन को लेकर चल ही रहा है, अभी लेटेस्ट डिबेट भी आप फेमिलियर हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। डिलिमिटेशन में है, अगर पॉपुलेशन वाइज जाएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल जिस तरह सदर्न स्टेट्स कर रहे हैं उनकी सीट्स कम होंगी, वो मेजर विवाद होगा। और देखिए इस सरकार में अगर बीजेपी फुल मेजॉरिटी में होती तो शायद डिलिमिटेशन आप जबरदस्ती कर जाते कि ठीक है देखा जाएगा, आप कर लो, आपको जो करना है, मतलब। और सदर्न स्टेट्स नाराज हैं तो नाराज हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, हम सरकार हम चला रहे हैं और डिलिमिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है, हम करेंगे। लेकिन अभी आपके पास अब जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं, अब वो भी एक सदर्न स्टेट्स के सीएम है जी, और उन पर पूरी तरह डिपेंड कर रहा है। अब इस तरह के इशूज क्या नायडू आपको डिलिमिटेशन करने देंगे उस बेसिस पे, जिससे कि सदर्न स्टेट्स की सीट्स कम हो जाएंगे पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरकार क्या वो रिस्क लेगी? क्वेश्चन मार्क है जी। अब ये हो सकता है कि नए तरीके, जो अमित शाह भी कहते रहे कि हम कुछ ऐसा करेंगे सदर्न स्टेट्स का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो बहुत सारी थ्योरी फ्लोट करते हैं, कहते हैं कि चलो हम कर देंगे कि सारे स्टेट में 20% सीट्स बढ़ा दिए, लेकिन फिर वो डिलिमिटेशन का फिर मतलब ही खत्म हो गया ना। जब सबको फिर पॉपुलेशन जिसके बेसिस पे वो करना था, एक इक्विटेबल एक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अब वो जब सब जगह उतना ही सीट बढ़ा देंगे जी, तो वो पर्पस आपका जो है इंटायर पर्पस वो डिफीटेड हो जाएगा, तो वो तो कंप्रोमाइज हो जाएगा, फिर वो बनेगा नहीं वो जी। और दूसरी बात कि ये तो बाद में फॉर्मूला लेंगे, जहां आप डिलिमिटेशन की बात करेंगे इस पे अगर ठीक ठाक सोल्यूशन नहीं हुआ, सदर्न स्टेट्स अगर नहीं एग्री किए, तो फिर उस पर फिर एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगा। और फुल मेजॉरिटी की सरकार तो है नहीं, मतलब एक पार्टी की सरकार जी। तो इस सरकार के लिए डिलिमिटेशन करना थोड़ा टिकली से थोड़ा मुश्किल है। कैसे करेंगे देखते हैं आगे आने में दिनों में, बिकॉज सेंसस अगर 25 में अगर शुरू किया, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, खैर अगर शुरू किया तो डिलिमिटेशन की बात होगी। अच्छा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही आप विमेंस रिजर्वेशन और इम्प्लीमेंट और करेंगे, उसके लिए आपको ये सब भी करना पड़ेगा। तो इसमें आप कैसे सारे स्टेट्स को एक साथ ला के एक नेगोशिएटिंग टेबल पे एग्रीमेंट करेंगे, वो देखना है। अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं। चलिए हम नज़र बनाए रखेंगे इस पे। अगला सवाल संकल्प का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं, बोले नमस्ते डीके और अपूर्वा, महेश लांगा का मामला क्या है? कांग्रेस उस व्यक्ति के पीछे अपना जोर क्यों लगा रही है जिस पर कॉरपोरेट्स के खिलाफ ब्लैकमेल रणनीति का उपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है? भारतीय पत्रकारिता के पास कोई लिखित एथिकल चार्टर क्यों नहीं है? 5 स्टार स्टेज और इनकम से ज़्यादा सेविंग्स द हिंदू पत्रकार के लिए अच्छे ऑप्टिक्स नहीं दिखते। मुझे द प्रिंट में किसी भी के भी बायसेस की परवाह नहीं है, लेकिन क्या द प्रिंट के पास अपनी स्टोरीज के लिए कोई वेटिंग प्रोसेस है? मैं लास्ट क्वेश्चन पे हूँ। देखिए, बिकॉज महेश लांगा के खिलाफ जो केसेज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रहा है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा जी। जहाँ तक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक होता है कोड ऑफ एथिक्स होता है, हमारा भी एक कोड ऑफ एथिक्स है। इंडियन एक्सप्रेस में मैं था, वहाँ भी लंबा चौड़ा कोड ऑफ एथिक्स था, यहाँ भी है। उसमें सारे एड्रेसेज होते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, वो सारा कुछ एड्रेस्ड होता है कोड ऑफ एथिक्स, आप नहीं कर सकते। दूसरा, इन्होंने जब वेटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, कई लेवल है हमारे यहाँ वेटिंग के। जैसे रिपोर्टिंग में देखेंगे, जैसे किसी ने अगर रिपोर्ट किया, अब जैसे पॉलिटिक्स पे रिपोर्ट किया, तो मैं एक बार उसको देखूंगा कि इसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कुछ स्लैंट नहीं है, कुछ नहीं, फिर मैं करूँगा, उसमें सेकंड लेवल होगा जी। फिर मेरे बाद जैसे डेस्क पे जाएगा एडिट होने के लिए, वो डेस्क पे जो कर रहे होंगे, फिर वो उनकी वेटिंग होगी, वो देखते हैं इस स्टोरी में ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी चाहिए, वो जो कहते हैं, फिर हम लोगों को जो कंटेंट जनरेटर, उनको जाके मतलब जो रिपोर्ट करते हैं, उनको वो भी देना पड़ता है कि ये स्टोरी में नहीं है जी। फिर डेस्क में फिर आपको उसके आगे वाला लेयर है जो कि फाइनल स्टोरी क्लियर करेंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया, डाउट रह गया उसमें, या किसी को कुछ संदेह है कि ये सही है, गलत है, ये नहीं हो रहा है, तो आप सीधे ऊपर तक जा सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज में आपने देखा, एडिटर इन चीफ हमारे शेखर गुप्ता भी इंटरव्यू करते हैं कि मतलब स्टोरी में ये गलत कैसे हुआ, ये हुआ, इसको फिक्स करो, ये क्या, डेली हमारा ये चलता रहता है प्रोसेस। तो मल्टी लेवल हमारे यहाँ वेटिंग प्रोसेस है, बिकॉज सारा कुछ पत्रकारिता में अगर आपका वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहे तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। जी जी। तो एटलीस्ट हमारा, अच्छा ऐसा नहीं हम कह रहे हैं केवल प्रिंट में ही ऐसा होता है, मतलब वो होलियर देन दाव होने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा एक्सप्रेस में भी एक कोड ऑफ एथिक्स है, वहाँ भी मल्टीपल वेटिंग प्रोसेस होता है, या HT हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सब जगह वेटिंग प्रोसेस कैसे करना है, कौन कहाँ करता है, सबका एक मल्टीपल लेयर्स होता है। अब उसमें कुछ स्लिप कर जाए तो
होता है, मतलब डे टू डे आप यही सुबह से रात तक कर रहे हैं, कभी अगर स्लिप कर गया तो फिर इमीडिएटली हम फिक्स करते हैं। जी। ठीक है, अगला सवाल हमारे एक और मेंबर का है। इनका यूज़र नेम hello240157 का है। बोल रहे नमस्ते डीके, अपूर्वा और प्रिंट टीम, आपको भी नमस्ते। नमस्ते। बोल रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि लोग उन मुद्दों पर वोट करते हैं जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो फिर हम सभी बेहतर पुलिस या पुलिस सुधार और न्यायपालिका, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और कुशल और जवाबदेह स्थानीय प्रशासन के लिए वोट क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है कि ये मुद्दे हम सभी को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत प्रभावित करते हैं। चुनाव के दौरान इन मुद्दों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आम नागरिक क्या कर सकते हैं? देखिए, सिंपल सा है इसमें कि नागरिक को, आपको पॉलिटिकल क्लास को बताना होगा कि हमारे लिए ये मुद्दा मैटर करता है। हम्म। अगर आप वही कास्ट रिलीजन पे वोट देते रहेंगे तो पॉलिटिशियंस भी वही करेंगे जिस पे आप वोट देते हैं। जी। तो फिक्स तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल अथॉरिटी तो आपके हाथ में, वोट आपके हाथ में है। हम्म। आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आप गलत बात करें तो आप वोट नहीं देंगे। जी। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर किसी पार्टी ने नहीं फील्ड किया इस तरह का कैंडिडेट जो आपकी बात नहीं कर रहा हो, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इसकी बात कर रहा हो इस तरह की, जो आपको सही में, जो आपके मुद्दों को एड्रेस करता हो, तो आप उनको अभी एक बार वोट देके तो दिखाइए। शायद वो जीते नहीं, लेकिन जो आपके मुद्दों की बात करेगा, अगर 10,000 वोट भी ले गया तो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी अगली बार ये सोचेगी जी। कि ये मुद्दे मैटर करते हैं, तो वो आपको कन्वे करना पड़ेगा पॉलिटिकल क्लास को कि ये हमारे लिए मैटर करता है। आप कास्ट, रिलीजन, फ्रीबीज ये सब नहीं करता। जी। जब तक आप ये सिग्नल नहीं भेजेंगे एज वोटर्स, तब तक पॉलिटिकल क्लास चेंज नहीं होगा। ये उम्मीद भी नहीं कीजिए कि वो अपनी तरफ से चेंज होंगे। ये तो करना पड़ेगा वोटर्स को। वो हो नहीं रहा। देखिए, मैंने एक पहले भी एक किसी एपिसोड में हमने ये हेडलाइन के पीछे वाले में एक बार मैंने बताया था, जैसे उन्नाव रेप की जो विक्टिम है, सर्वाइवर, उनकी मदर, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहां पर पता है, अब इतना बड़ा मुद्दा था उन्नाव गैंग रेप केस, इतना बड़ा मुद्दा हुआ नेशनली इंटरनेशनली, लेकिन विक्टिम की मदर ने कंटेस्ट किया तो पता है कितना वोट मिला उनको? 438। तो अब समझ सकते हैं कि लोगों में मतलब कितना कॉन्शियस है, किस तरह से वोट करते हैं जी। या जो भी कारण रहा हो। लेकिन क्या, अब मैं शायद एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसको कह रहा हूँ, हो सकता है जिस पार्टी से वो लड़ी, कांग्रेस से उनका उसमें प्रभाव नहीं था, जो भी था, तो शायद ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है इसमें। लेकिन मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप कन्वे नहीं करेंगे कि आपके लिए क्या मैटर करता है, कौन सा मुद्दा, अपने वोट से जब तक आप कन्वे नहीं करेंगे, पॉलिटिकल क्लास चेंज नहीं होगा। जी। अगला सवाल कार्तिक पराशर का है, हमारे मेंबर हैं। बोले जन स्वराज पार्टी आज कहाँ खड़ी है? मैंने सुना है कि उन्हें बाईपोल्स के लिए उम्मीदवारों के चयन में कुछ परेशानी हो रही है। देखिए, जन स्वराज पार्टी के थोड़े बहुत थे, वहाँ 4 कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े किए हैं। उसमें 2 इनको रिप्लेस करना पड़ा। एक में तो ये हुआ कि जो कैंडिडेट इन्होंने किया वो नोएडा के रेजिडेंट हैं, तो उन्होंने नोएडा में उनका इलेक्टोरल रोल जो होता है नोएडा में उनका है। जी। तो आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं कहीं पे, तो आपको वहाँ के स्टेट का, आपको वहाँ का वोटर बनना पड़ेगा। अब असेंबली बाईपोल वहाँ भी लड़ रहे हैं तो इनका जो उम्मीदवार थे उन्होंने अप्लाई किया अपना इलेक्टोरल रोल में अपने घर पे करवाने का, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रहा है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया तो वो कर नहीं पाए टाइम पे, तो इसीलिए उनको जन स्वराज पार्टी ने चेंज किया। एक दूसरी जगह पे जन स्वराज पार्टी ने जो कैंडिडेट पकड़ा था, मतलब कैंडिडेट खड़ा किया था, उन्होंने मना कर दिया किसी कारणवश कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो इसलिए उनको रिप्लेस करना पड़ा। जी। तो ऐसा नहीं कि कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं, कुछ नई समस्याएं आ गई, तो जिसको फिर जन स्वराज पार्टी ने सॉर्ट आउट किया है। जी। ठीक है, अगला सवाल भी हमारे एक मेंबर का आ रहा है, राधिका घोष पूछ रही हैं कि क्या आप दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद दिल्ली स्टेडियम की स्थिति पर कवरेज कर सकते हैं? राधिका, हमारी सहकर्मी शुभांगी मिश्रा ने इस पर आर्टिकल किया हुआ है। उस आर्टिकल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वो आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ें। अगला सवाल डीके विपिन का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं। आज का आखिरी सवाल लूँगी। वो बोल रहे हैं इंडियन कम्युनिटीज़ को क्या चीज़ स्पेशल बनाती है कि वो कमला हैरिस और ऋषि सुनक जैसे कई नेताओं फॉरेन कंट्रीज़ में ला पाते हैं अन्य माइग्रेंट कम्युनिटीज़ जैसे चाइनीज़ की तुलना में? देखिए, फ्रैंकली मैं इस पे कमेंट करने में कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, बिकॉज उस पर मैंने स्टडी नहीं किया है। अब उसमें मैं केवल अपनी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जो भी कभी-कभी बाहर जाता रहता हूँ 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, तो उन लोगों से इंटरेक्शन में बस मेरा अपना कह सकते हैं, मतलब कोई मुझे देखना पड़ेगा अगर स्टडीज इन चीज़ों पे हुआ है। लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी, जो बाहर इंडियन माइग्रेंट्स होते हैं, एक मेरा ख्याल है ये जो एक हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, आप जहाँ भी जाते हो,
एक फैमिली का वैल्यू सिस्टम ले लीजिए, जी। या एक सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम ले लीजिए, जो सीख के गया है कि हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो हम जिस डाइवर्सिटी को देख के जाके फिर हम दूसरे जगह जब जाते हैं, तो वहाँ पे हमको एसिमिलेट करने में, उनके साथ इंटरेक्शन में हम ज़्यादा ईजी होते हैं, बिकॉज बहुत बहुत ही डाइवर्स कल्चर से हम जा रहे हैं। प्लस आप देखेंगे कि बहुत पहले 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, इस सब में पहले लेबरर्स जाते थे यहाँ से। अभी जो जा रहे हैं या कुछ पिछले कुछ दशकों से, वो हाईली स्किल्ड लेबरर्स जा रहे हैं। मैं कहीं रिपोर्ट जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि अभी जैसे अमेरिका में देखेंगे तो इंडियन अमेरिकन्स जो हैं उनका करीब करीब 70% लोग जो या तो बैचलर किए होते हैं या उससे ज़्यादा की पढ़ाई की होती है। तो नेचुरली जब ज़्यादा स्किल लोग जाते हैं जी, तो उनका बेटर कंट्रीब्यूशन वहाँ की इकोनॉमी में भी रहता है, खुद भी बेटर उनका मतलब इकोनॉमिकली बेटर ऑफ होते हैं, वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका सोसाइटी में मतलब बेटर वे में इन्फ्लुएंस कर पाता है। तो वहाँ देखेंगे जैसे अब अमेरिका की बात करें, जहाँ तक मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रिपोर्ट देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, अब उसमें 16 करीब इंडियन ओरिजिन के सीईओज हैं। तो बहुत सारे वहाँ पे इंडिकेटर्स हैं जो दिखा रहे हैं कि ठीक है, इंडियन अमेरिकन काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं जी। उनका परसेंटेज होगा 1.5% वहाँ पे, लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। वो इसलिए है बिकॉज अब स्किल्ड वर्कर्स हैं, प्लस जो मैंने कहा कि जो वैल्यू सिस्टम लेके जा रहे हैं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी को आप देख के जा रहे हैं। आपका सेकेंड जनरेशन में माइग्रेंट है तो आपके पेरेंट्स जो वैल्यूज लेके गए फिर आपको पास ऑन करता है जी। और जनरली हम लोग हम कह सकते हैं हम हार्ड वर्किंग हम हैं इंडियंस। जहाँ भी जाते हैं बहुत ही एम्बिशियस होके जाते हैं, बहुत हार्ड वर्क, पूरा हार्ड वर्क करने को तैयार होते हैं, बिल्कुल। स्किल सेट लेके जाते हैं। वो हमें हेल्प करता है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ये मेरा टेक है, क्योंकि मुझे इस पे स्टडी करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को मैंने स्टडी किया नहीं है। जी जी, चलिए ठीक है। आपने हार्ड वर्क की बात की तो मुझे पता है मैंने बोला था पिछला सवाल आखिरी सवाल था, पर मैं एक और सवाल ले लेती हूँ। इनका यूजर नेम रूफ है, बोले नमस्ते डीके सर एंड अपूर्वा जी, आपको भी नमस्ते। बोल रहे हैं मैंने लोकसभा चुनाव के हेडलाइंस के पीछे एपिसोड के दौरान ये सवाल पूछा था कि अगर बीजेपी 272 सीटें हासिल करने में विफल रही तो कुछ पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, और डीके सर ने मुझे समझाया था कि इससे ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि सबसे खराब स्थिति में भी बीजेपी को 220 से 240 सीटें मिल जाएंगी, जो काफ़ी सटीक था। इस बार महाराष्ट्र चुनाव के बाद आपका क्या पॉसिबल सिनेरियोज आप देख रहे हैं? चलिए, थैंक यू सो मच। आपको याद तो रहा कि मैंने शायद ऐसी चर्चा की थी। तो महाराष्ट्र की बात करें, हमने पहले भी चर्चा की थी, काफ़ी हौच पौच है, कहना मुश्किल है वहाँ पे क्या होगा। लेकिन अगर महायुति जो कि एक 3 पार्टी का जो एक अरेंजमेंट है, मतलब कोलिशन है, अगर वो फिर से वो सत्ता अगर रिटेन कर गई तो अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हमने पहले ही बात की थी कि लोकसभा में ऐसे अपोजिशन को लग रहा था कि जैसे बीजेपी का खात्मा शुरू होने वाला है, कि माइनॉरिटी में बीजेपी आ गई, हमने ये कर दिया वो कर दिया। उनका जो कॉन्फिडेंस जो था जी, हरियाणा में वो कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। अगर यहाँ भी महाराष्ट्र में अगर इस तरह का हुआ, अगर फिर से महायुति आ गई तो अपोजिशन का कॉन्फिडेंस पूरा शेकन हो जाएगा। और वो जो बिल्डअप नैरेटिव जो बिल्ड हो रहा था ना कि अब तो बीजेपी का शुरू हो गया डिक्लाइन, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर रहा है, वो फिर नैरेटिव बात वहीं पे रुक जाएगी अगर महाराष्ट्र रिटेन कर गए तो। नहीं कर पाए तो फिर से लगेगा चलो एक हरियाणा एबरेशन था, फिर से अपोजिशन में एक नया एक आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी और फिर से वही डिबेट शुरू हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने पॉपुलर हैं, डिमिनिश कर रहा है उनका पॉपुलैरिटी या उतने ही पॉपुलर है। पार्टी के अंदर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर से आप देखिए महाराष्ट्र झारखंड के बाद दिल्ली है, तो उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा यही डिबेट के 75 ईयर्स के हो जाएंगे अगला सितंबर में, मोदी जी तो रहें नहीं रहें क्योंकि पॉपुलैरिटी वो नहीं रही। बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो जाएंगे अगर महायुति पावर में नहीं आई तो। लेकिन अगर पावर में आ गई तो ये पूरा डिबेट जो है ना वो अपोजिशन का, कि जैसे कि हम वापस आ चुके हैं। अब एक्चुअली आपको अपोजिशन में जो एरोगेंस दिखने लगा था लोकसभा रिजल्ट के बाद, वो फिर थोड़ी सी रियलिटी चेक उनके लिए होगा कि उनको अभी बहुत काम करने की जरूरत है जी। अभी बीजेपी को डिफीट करने के लिए। एक लोकसभा में जो हुआ उनको अपोजिशन हैज लॉन्ग वे टू गो बेसिकली, तो वो मैसेज होगा। चलिए, ये पोटेंशियल सिनेरियोज भी हमारे दर्शकों को आई एम श्योर याद रहेंगे और हम रिजल्ट्स के बाद एक बार फिर इनकी चर्चा करेंगे। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि जो अपोजिशन पार्टी जो अपना सर्वे अभी कर रहे हैं,
वो काफ़ी पॉजिटिव उनके लिए इंटरनल सर्वे है, मैं बोलूँगा नहीं क्या है, लेकिन बड़ा पॉजिटिव नहीं आ रहा है इंटरनल सर्वे में इनके लिए अभी। अच्छा। अभी है, चुनाव में दिन है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा शेकन हो रहे हैं अभी वो। चलिए, इन चुनावों पे भी हम नज़र रखेंगे। आप हमारे वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहे। हमारे कई सहकर्मी इसको कवर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। हमेशा की तरह आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।